साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आर्थिक समीक्षा 2022-23 को देखेंगे। तो ये जो चीज़ें मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, ये विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा, जो भारत सरकार के द्वारा आर्थिक समीक्षा 2022-23 जारी की गई है, उसका इन्होंने पीडीएफ दिया हुआ है विजन आईएएस कोचिंग संस्था ने। और चूंकि जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 है, ये 12 चैप्टर में इसको वर्गीकृत किया गया है, या 12 चैप्टर में ये पूरी आर्थिक समीक्षा विभाजित है। और विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो है, हर एक चैप्टर के बाद 5 से 6 प्रश्न जो हैं, बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जो उस चैप्टर पर आधारित हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करके आप जो है इस आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग ये जो 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टरों पे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे, चैप्टर वाइज करके। तो देखिए, जो पहला चैप्टर जो इसमें दिया गया है, उसका नाम है अर्थव्यवस्था की स्थिति पूर्ण सुधार। इंग्लिश में कहा गया है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिकवरी कंप्लीट। इस पे आधारित जो प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से विश्व में देशों द्वारा समकालिक मौद्रिक शक्ति का या के संभावित परिणाम हैं। तो देखिए, इसमें पहला है आपका चालू खाता घाटे को बढ़ना, चालू खाता घाटे का बढ़ना, ये सही है। दूसरा, बॉन्ड यील्ड में गिरावट, ये सही नहीं है। तीसरा, विदेशी निवेश का बहिर्वाह अर्थात आउटफ्लो होना। तो पहला और तीसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कई देशों ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए लगभग एक साथ सख्त मौद्रिक नीतिगत उपाय लागू किए हैं, जिससे सभी अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड यील्ड अर्थात बॉन्ड यील्ड मतलब प्रतिफल में वृद्धि हुई है। बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं से इक्विटी पूंजी का बहिर्वाह अर्थात आउटफ्लो पारंपरिक रूप से सुरक्षित बाजार माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजी के इस अंतर्वाह इनफ्लो के कारण अन्य मुद्राओं के मुकाबले यूएस डॉलर मजबूत हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य मुद्राओं के मूल्यह्रास ने चालू खाता घाटा अर्थात करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसे शॉर्ट में सीएडी कहते हैं, में वृद्धि की है। और निवल आयातक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि हुई है। आयातक जो चीजों को खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त बढ़ती मुद्रास्फीति और कठोर मौद्रिक नीति के कारण 2022 की दूसरी छमाही से वैश्विक उत्पादन में गिरावट आई है और वैश्विक कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगस्त 2022 से संकुचन की स्थिति में रहा है। तो ये पहले क्वेश्चन की व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपाय किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं? तो कौन कौन कर सकते हैं? तो देखिए, आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि। तो आरबीआई द्वारा रेपो दर में यदि वृद्धि की जाएगी तो क्या होगा? बाजार में जो करेंसी होगी, वो लिक्विडिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये सही है। दूसरा, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में कमी, ये भी सही है। आवश्यक उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना जिससे कि महंगाई ना बढ़ पाए, ये भी सही। तीन के तीनों यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि वैश्विक स्लोडाउन के बावजूद पिछले 3 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निर्यात का हिस्सा क्या हुआ है? बढ़ा है। तो ये कथन आपका जो है वो सही है। दूसरा, वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के पास अपने चालू खाता घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त विदेशी भंडार नहीं है, ये कथन गलत है। पहला कथन क्यों सही? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के पास चालू खाता घाटा को कम करने और भारतीय रुपए में अस्थिरता का प्रबंधन करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने हेतु पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। आगे चलते हैं। अगला है, पेट अप डिमांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, पेट अप डिमांड मंदी के कारण बाजार में मांग के निम्न स्तर को संदर्भित करता नहीं, मांग के उच्च स्तर को संदर्भित करता है ये। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, व्यक्तिगत ऋणों की वृद्धि में तेजी
अर्थव्यवस्था में पेंट अप डिमांड का एक अच्छा संकेतक हो सकती है। तो ये कथन आपका सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले आप समझ लेते हैं पेंट अप डिमांड क्या होता है। देखिए, यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ किसी सेवा या उत्पाद की मांग असामान्य रूप से मजबूत होती है। यह आमतौर पर खर्चे में कटौती या मंदी की अवधि के बाद आम जनता की ओर से पुनः खर्च में वृद्धि करने की प्रवृत्ति है ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंकिंग क्षेत्रक द्वारा ऋण आपूर्ति में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताना है। फिर से देख लीजिए, वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ऋण आपूर्ति में वृद्धि हुई है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं। पहले अन्य क्षेत्रों से जो है ऋण की आपूर्ति होती थी, अब बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ऋण की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। तो पहला देखिए, पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर बढ़ता प्रतिफल। कॉर्पोरेट्स बॉन्ड पर बढ़ता प्रतिफल सही है। वाह्य वाणिज्यिक उधार पर उच्च ब्याज लागत, और तीसरा विनिमय दर में उतार चढ़ाव। ये तीन के तीनों ही इसके लिए उत्तरदायी कारण हैं। देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड पर बढ़ते प्रतिलाभ और बाहरी वाणिज्यिक उधार की उच्च ब्याज दर या हेजिंग लागत ने वित्त वर्ष 2023 में ऋण वित्त पोषण के लिए इन साधनों को, ये जो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड था और जो बाहरी वाणिज्यिक उधार था, इनको कम आकर्षक बना दिया है। और इस दौरान बैंकों की वित्तीय क्षमता ने उन्हें ऋण का आकर्षक स्रोत बना दिया। जो कि प्रश्न पूछा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ऋण की आपूर्ति में वृद्धि के क्या कारण है। क्योंकि ये जो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड पर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड थे और जो बाहरी वाणिज्यिक उधार थे, ये कम आकर्षक हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2, इसका शीर्षक है भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य, आशापूर्ण दृष्टि और उम्मीद के साथ। इंग्लिश में है इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक विद ऑप्टिमिज्म एंड होप। तो यहां पर देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन से सुधार किए गए थे। यहाँ पे 4 सुधार दिए गए हैं, बताना है कौन से सुधार किए गए थे। पहला, बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दरों की ओर संक्रमण, ये कथन आपका सही है। दूसरा, आयात लाइसेंसिंग को हटाना, ये भी किया गया था। तो पहला, दूसरा सही। तीसरा, सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त करना, ये सही नहीं है। पूर्ण परिवर्तनता पूंजी खाता, ये भी सही नहीं है। केवल पहला और दूसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में देखें तो 1991 के जो आर्थिक सुधार होते हैं, तो इसमें क्या किया गया था, व्यापार और निवेश का उदारीकरण किया गया। लगभग सभी लगभग सभी मध्यवर्ती इनपुट्स और पूंजीगत वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया था। दूसरा कथन सही है। कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश करने संबंधी नियमों को सरल बनाया गया। और चौथा, कई क्षेत्रों में सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त करके निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रोत्साहन दिया गया। तो कई क्षेत्रों में, यहां पे क्या है, सभी क्षेत्रों में है ना, तो सभी क्षेत्रक नहीं है, तो इससे तीसरा गलत हो गया। इसके अतिरिक्त चालू खाते को पूरी तरह परिवर्तनीय बनाया गया था, ना कि पूंजी खाते को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया था। तो इसलिए आपका यहां पर चौथा वाला भी कथन गलत, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। इसके अतिरिक्त और क्या किया गया था, 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वचालित अनुमोदन की नीति को शुरू की गई थी, और विनिमय दर को लचीला बनाया गया था तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए आवश्यकता के अनुसार मूल्यह्रास की अनुमति भी दी गई थी, जो कि आपका पहले कथन में कहा गया है। तो इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि कौन से सही हैं। तो देखिए, चलिए, इसमें पहला है, सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो गैर अपवर्जित और गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं, यह कथन सही है। दूसरा, पूंजीगत व्यय से सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण होगा, यह भी कथन सही है। दो के दोनों कथन यहां पर सही हैं। देखिए, पहले थोड़ा पब्लिक गुड या सार्वजनिक वस्तुओं को समझ लेते हैं क्या है। ये वस्तुएं या सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होती हैं। इनका उपयोग किसी भी नागरिक द्वारा बार बार किया जा सकता है। इससे अन्य नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं प्रभावित नहीं होती हैं। जैसे कि आप हवा ले लीजिए, सार्वजनिक सुविधा है आपकी, अतः नागरिक आपसी प्रतिस्पर्धा के बिना इस तरह की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
तो पहला कथन सही होगा, दूसरा भी पूंजीगत व्यय से सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण होगा, ये सही है। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे डिजिटल सार्वजनिक वस्तु माना जाएगा? किसे डिजिटल सार्वजनिक वस्तु माना जाएगा या डिजिटल पब्लिक गुड्स माना जाएगा? तो देखिए, इसके तहत आपकी डिजिटल सत्यापन केवाईसी है, डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल रिपोजिटरी या डिजी लॉकर हो गया, डिजिटल भुगतान अर्थात यूपीआई हो गया, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओएनडीसी हो गया, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क हो गया, ये सभी के सभी इसके तहत आते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे जो चार के चारों दिए गए हैं, डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क, डिजी लॉकर, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ये सभी के सभी आ जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो गैप का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो गैप का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? इसे हिंदी में कहते हैं ऋण जीडीपी अनुपात अंतराल। ठीक है, ऋण जीडीपी अनुपात अंतराल, ये क्या है? तो ये एक सेकेंड, तो ये जो है आपका सी ऑप्शन पढ़िए, यह जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार के कुल व्यय और राजस्व का अंतर है। ठीक है, तो ये आपका एक सेकेंड, नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये आपका सी वाला नहीं है, डी पढ़िए। यह क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात, यह क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात और इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बीच का अंतर है। जो ऋण जीडीपी अनुपात अंतराल या क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो गैप है, इसे ऋण जीडीपी अनुपात के बीच के अंतर और इसके दीर्घावधिक रुझान के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। पिछले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटता कर उछाल देखा गया है। कर उछाल देखा गया है, टैक्स बॉयंसी देखा गया है। तो नहीं, ये घटता हुआ नहीं है बल्कि बढ़ता हुआ है। ठीक है, देखिए, करों को युक्त संगत बनाने के बावजूद अर्थव्यवस्था में उच्च कर उछाल, ठीक है, उच्च कर उछाल की सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। ठीक है, तो पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत के सकल एफडीआई में औसतन 10% की वृद्धि हुई है। औसतन 10% की वृद्धि हुई है। तो ये वाला कथन आपका सही है, पहला गलत है, दूसरा सही कि पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत के सकल एफडीआई में औसतन 10% की, एक सेकेंड, 10% की वृद्धि हुई है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन इस प्रकार से सही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जो हमने यहां पे एक शब्द आया था कर उछाल, टैक्स बायोंसी, ये होता कैसे थोड़ा समझ लें। देखिए, समय के साथ कर नीति में उचित सुधार से राष्ट्रीय आय के साथ साथ कर संग्रह में आय उछाल को, कर संग्रह में जो उछाल आता है या ग्रोथ होती है, आय उछाल को कर उछाल या टैक्स बायोंसी कहा जाता है। इसका आकलन देश की सकल उत्पाद या निवल आय, सकल उत्पाद अर्थात जीडीपी या निवल आय के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। जब संग्रहित कर राशि में हुई प्रतिशत वृद्धि देश के सकल उत्पादन या राष्ट्रीय आय मतलब जीडीपी या राष्ट्रीय आय में हुई प्रतिशत वृद्धि से अधिक होती है, तब इस वृद्धि को कर उछाल माना जाता है, टैक्स बायोंसी माना जाता है। तो ये आपका दूसरा चैप्टर पे आधारित प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आते हैं तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर जो है, इस पे आधारित प्रश्नों को देखें तो तीसरा चैप्टर जो है, इसका शीर्षक है राजकोषीय विकास, राजस्व सुधार, इंग्लिश में फिस्कल डेवलपमेंट्स, रेवेन्यू रैलीज। तो इस पे आधारित जो प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति में, केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति में हालिया प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, पिछले 2 वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बढ़ा है। यह कथन गलत है, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि राजकोषीय घाटा बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। दूसरा, वित्त वर्ष 2022 में भारत का प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे को पार कर गया, नहीं, ये भी गलत है। तो दो के दोनों गलत है। देखिए, अब थोड़ा समझते हैं। पहले राजकोषीय घाटा समझ लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? यह उधार को छोड़ करके सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, इसमें उधार को छोड़ करके सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं,
और ये सकल राजकोषीय घाटे की बात करें तो इसमें कुल व्यय माइनस, तो कुल व्यय माइनस जो कुल प्राप्ति है, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण में पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, इन दोनों को जोड़कर कुल व्यय में से घटा देते हैं तो सकल राजकोषीय घाटा आ जाता है। अब जो पहला कथन है, देखिए, महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2021 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.2% से घटकर वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी के 6.7% पर आ गया। यह परिवर्तन सरकार के राजकोषीय ग्लाइड पथ के अनुरूप है। तो पहला कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि घाटा बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। ठीक है। अब दूसरा जो कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत का प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे को पार कर गया था, यह कथन गलत है क्योंकि देखिए 2022 में जो आपका प्राथमिक घाटा था वो कितना था, 3.3% था, और जो राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट था वो 6.7% था। तो पार कहाँ किया गया था, कम था ना, तो इसलिए डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित को केंद्र सरकार के टैक्स प्रोफाइल में उनके हिस्से के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जो टैक्स प्रोफाइल है उसमें वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का जो परसेंटेज वो कितना है, वो 28% है। 28% है। संघीय उत्पाद शुल्क जो है ये 12% है, और वहीं कॉर्पोरेट आयकर जो है ये 26% है, और सीमा शुल्क जो है आपका 8% है। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वस्तु एवं सेवा कर, फिर कॉर्पोरेट आयकर, फिर आपका संघीय उत्पाद शुल्क, और सबसे लास्ट में सीमा शुल्क आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 131324, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2022 में केंद्र सरकार के ऋण प्रोफाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। केंद्र सरकार की कुल देनदारियां जीडीपी के 70% से अधिक हो गई। नहीं, ये कितनी है, 70% नहीं, 56.7% है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, वाह्य देनदारियां सार्वजनिक ऋण के 10% से अधिक है। सार्वजनिक, एक सेकेंड, तो ये जो दूसरा वाला कथन है ये भी आपका सही नहीं है। देखिए, आपका क्या कहते हैं, मार्च 2021 के अंत में केंद्र सरकार की कुल निवल देनदारियों में से 95.1% घरेलू मुद्रा थी। वहीं संप्रभु विदेशी ऋण जो था ये कितना था, ये 4.9% थी, जिसका अर्थ होता है कम मुद्रा जोखिम। और तो दूसरा कथन आपका गलत हो गया, पहला गलत है। तीसरा, भारत में सार्वजनिक ऋण मुख्य रूप से अस्थायी ब्याज दरों पर अनुबंधित है। ये कथन भी गलत है क्योंकि भारत में सार्वजनिक ऋण मुख्य रूप से निश्चित ब्याज दरों पर अनुबंधित है। तो 3 के तीनों कथन गलत हैं, इनमें से कोई सही नहीं, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से अगला जो कथन है आपका, निम्नलिखित में से किसके कारण सरकार की गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सकती है। तो देखिए, पहला, कर आधार के विस्तार होने से सही है। ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी, नहीं, ये नहीं होगा। कॉर्पोरेट कर की दरों में बढ़ोतरी से, तो ये भी होगा। तो पहला और तीसरा अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के सकल जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष के मुकाबले 15% की कमी आई है। नहीं, कमी नहीं आई है, वृद्धि हुई है इसमें। देखिए, अप्रैल से दिसंबर 2022 तक केंद्र और राज्य सरकारों का सकल जीएसटी संग्रह 13.4 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार 24.8% की वार्षिक वृद्धि हुई है। और दूसरा, जीएसटी संग्रह में सुधार के लिए व्युत्क्रमित शुल्क ढांचे को पेश किया गया। नहीं, इसमें जीएसटी संग्रह में सुधार के लिए कुछ परिवर्तन किए गए। प्रणालीगत परिवर्तन, जैसे जीएसटी चोरी करने वालों और फर्जी बिलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान तथा असंगत कर संरचना को सही करने के लिए किए गए तर्कसंगत उपाय। तो पहला दूसरा दोनों गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता, एक अच्छा वर्ष, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, अ गुड ईयर। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आपका, चौथे चैप्टर का पहला प्रश्न है, 2022-23 में भारत में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपके 3 कथन दिए गए हैं।
पहला, 2 वर्षों के ठहराव के बाद 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है। तो ये कथन आपका, एक सेकेंड, 2 वर्षों के ठहराव के बाद 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड बढ़ी है। तो देखिए 2020 और 21 में ठहराव के बाद 2022 में 10 वर्षों के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड जो है वो बढ़ी है। ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा, 2022 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के व्यापार का आकार 2 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये भी आपका सही है। तीसरा, समग्र रूप से विदेशी बैंक और प्राथमिक डीलर द्वितीयक बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के निवल विक्रेता रहे हैं। ये भी आपका सही है। तीन के तीनों यहां पर सही, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सरकारी प्रतिभूतियां होती क्या हैं? सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए व्यापार योग्य लिखित या ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होती हैं। आगे चलते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में एनबीएफसी, एक सेकंड, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो एक सेकंड, तो देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में पहला है, जीडीपी के अनुपात के रूप में एनबीएफसी के क्रेडिट में लगातार वृद्धि हो रही है। सही है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के साथ साथ एससीबी अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के ऋण में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये सही है। एनबीएफसी की संपत्ति की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। ये भी सही है। यह एनबीएफसी के घटते गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए अनुपात से स्पष्ट होता है। ये भी सही। तीसरा, एनबीएफसी अपने ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र में लगाना जारी रखे हुए है। ये सही है। इसके बाद दूसरे नंबर खुदरा आता है, तीसरे पे सेवाएं होती है, चौथे पे, पहले पे औद्योगिक क्षेत्र, दूसरे पे खुदरा, तीसरे पे सेवाएं और चौथे पे कृषि का स्थान आता है। तो ये सही है। 3 के तीनों सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022-23 में भारत के द्वितीयक बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। अस्थिरता सूचकांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स, 2022-23 में भारत अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सही है। देखिए, रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में इंडिया वीआईएक्स अर्थात इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स में जो है सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह कथन आपका सही है। दूसरा, इक्विटी श्रेणी और ऋण श्रेणी दोनों में निवल एफपीआई बहिर्वाह अर्थात आउटफ्लो देखा गया है, इक्विटी सेगमेंट और डेट सेगमेंट दोनों में। तो यहां पर 2 के दोनों सही हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। स्थायी जमा सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन आपके यहां पर दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला, तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ कॉरिडोर के नए फ्लोर रेट के रूप में रिवर्स रेपो रेट को प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब इससे देखिए, स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की गई। मौद्रिक नीति समिति ने जो है कई माध्यमों से मौद्रिक नीति में शक्ति का चक्र शुरू किया है। इसी में पहला जो है स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की गई अर्थात एचडीएफ की शुरुआत की गई। इसने तरलता समायोजन सुविधा या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ कॉरिडोर के नए फ्लोर रेट के रूप में रिवर्स रेपो रेट की जगह ले ली है या प्रतिस्थापित किया गया। तो पहला सही। देखिए, ये जो आपका नया फ्लोर रेट मतलब क्या है? ऋण लेने वाले से लिया जाने वाला न्यूनतम ब्याज होता है। एचडीएफ में अर्थात स्थायी जमा सुविधा में संपार्श्विक या कोलेट्रल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 2 के दोनों सही है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि स्थायी जमा सुविधा क्या होती है। स्थायी जमा सुविधा या एचडीएफ, यह तरलता संबंधी एक साधन है जो बैंकों को अतिरिक्त तरलता को आरबीआई के पास रखने का विकल्प देता है। और एचडीएफ में या स्थायी जमा सुविधा में संपार्श्विक कोलेट्रल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, निम्नलिखित में से किसके परिणामस्वरूप मौद्रिक शक्ति चक्र की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो देखिए, रेपो रेट में कमी नहीं, बैंक दर में वृद्धि, हाँ, इस सीमांत स्थायी सुविधा एमएफएफ दर में कमी नहीं। तो केवल इसमें बैंक दर में वृद्धि यदि होती है तो मौद्रिक शक्ति चक्र की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रेपो रेट में यदि वृद्धि होती और स्थायी सीमांत स्थायी सुविधा दर में भी यदि वृद्धि होती है तो ये भी उसके लिए स्थितियां उत्पन्न करते हैं। देखिए, 4 दशकों के बाद वर्ष 2022 में विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति के दौर की वापसी हुई है। इसके कारण प्रमुख केंद्रीय बैंकों जैसे फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपनी दरों में ऐतिहासिक वृद्धि करनी पड़ी है। अपनी दरों में अर्थात बैंक दर में। वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप आरबीआई ने भी अपनी मौद्रिक नीति में सख्ती के चक्र की शुरुआत की है और इसी कड़ी में इसने क्या है, बैंक दर में वृद्धि की है। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्या है? इसका शीर्षक है कीमतें और मुद्रास्फीति, नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। इंग्लिश में प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग। तो इसमें पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 2022 में घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष के अंत तक अपने शीर्ष से नीचे आ गई थी। यह कथन आपका सही है। पहला कथन आपका सही है। दूसरा, खुदरा मुद्रास्फीति का मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति थी। यह भी सही है। देखिए, जो खुदरा मुद्रास्फीति होती है इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कहते हैं, सीपीआई मुद्रास्फीति भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे 2 के दोनों सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सीपीआई मुद्रास्फीति या जिसे खुदरा मुद्रास्फीति कहते हैं, 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति के 3 चरण देखे गए। अप्रैल 2022 में यह अपने चरम स्तर 7.8 पर पहुंच गई। इसके बाद अगस्त 2022 में यह 7% पर स्थिर बनी रही और दिसंबर 2022 के अंत में इसमें गिरावट आती है और यह घटकर लगभग 5.7% के स्तर पर पहुंच गई। तो पहला वाला कथन इसलिए सही हो गया। ठीक है, और दूसरा, खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की महंगाई से प्रेरित थी, हालांकि कोर मुद्रास्फीति मध्यम स्तर पर बनी रही। तो दूसरा वाला भी सही हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं। 2022-23 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक हो गई। 10% से अधिक हो गई, यह कथन आपका सही है। ये 10% से अधिक कितनी थी? ये 13% तक पहुंच गई थी। ठीक है, वित्त वर्ष 2022 में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और यूक्रेन रूस संघर्ष के परिणामस्वरूप थोक मूल्य मुद्रास्फीति WPI की दर लगभग 13% तक पहुंच गई। तो पहला सही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण के प्रति अधिकतम एक्सपोजर वाली वस्तुओं के मूल्य में घरेलू WPI अर्थात थोक मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई थी। तो देखिए, एक्सपोजर वाली वस्तुएं कौन सी हैं? पेट्रोलियम उत्पादों, मूलभूत धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों तथा खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होने वाली मूल्य वृद्धि से प्रभावित रही हैं। तीसरा, ग्रामीण ईंधन मुद्रास्फीति अपने शहरी समकक्ष की तुलना में कम रही है। यह सही है। देखिए, अधिकांश राज्यों के शासित प्रदेशों में शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण मुद्रास्फीति अधिक दर्ज की गई है। वहीं चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण ईंधन मुद्रास्फीति की बात करें तो तुलनात्मक रूप से शहरी ईंधन मुद्रास्फीति से कम रही है। तो तीसरा वाला भी कथन सही होगा, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो ये है आपका 21 में क्वेश्चन जो है, 21 महीने के अंतराल के बाद नवंबर 2022 में WPI थोक मूल्य सूचकांक और CPI खुदरा मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच अभिसरण देखा गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रेरक कारक हैं? तो देखिए, कौन से प्रेरक कारक हैं। पहला, कच्चा तेल, लोहा, एल्युमिनियम और कपास जैसी मदों की मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI कम हुआ है? नहीं, ये कम नहीं हुआ है। देखिए, सब क्रूड ऑयल, लोहा, एल्युमिनियम और कपास जैसी वस्तुओं की मुद्रास्फीति में कमी के कारण थोक मूल्य सूचकांक WPI कम हुआ है। ठीक है, मुद्रास्फीति में कमी के कारण
ना कि वृद्धि के कारण। तो ये वाला कथन गलत हो गया। दूसरा, सेवाओं की कीमतों में कमी के कारण सीपीआई अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या खुदरा जो मुद्रास्फीति है में गिरावट आई है, नहीं। सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, सेवाओं की कीमतों में कमी के कारण नहीं, बढ़ोतरी के कारण जो है सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, गिरावट नहीं हुई है। तो डी ऑप्शन कोई सही नहीं है। अगला है, वर्तमान मुद्रास्फीति 1970 के दशक से किस प्रकार भिन्न है। तो किस प्रकार से यह भिन्न है इसको देखना है। देखिए, तेल के मूल्य में हालिया वृद्धि 1970 के दशक के संकट के स्तर की तुलना में अनुपातिक रूप से कम है। यह कथन सही है। दूसरा, हालिया संकट के दौरान वस्तुओं की व्यापक श्रेणी में कीमतों में वृद्धि देखी गई, जबकि 1970 का संकट केवल तेल की कीमतों में वृद्धि तक ही सीमित था। यह भी कथन सही है। तीसरा, 1970 के दशक की तुलना में कीमतों की हालिया वृद्धि में जींस आपूर्ति व्यवधानों की अल्प भूमिका रही है। ठीक है, तो ये भी आपका कथन सही है। 1970 के दशक की तुलना में कीमतों की हालिया वृद्धि में वस्तु आपूर्ति व्यवधानों की भूमिका अपेक्षाकृत सीमित रही है। तो यहाँ पे तीन के तीनों सही हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीन कथन यहाँ पर दिए गए हैं। यह राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये कथन आपका सही है। इसकी गणना वित्तीय वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानकर की जाती है, नहीं 2018 को आधार वर्ष मान करके। तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, इसकी गणना संपूर्ण भारत के केवल महानगरीय शहरों के लिए शहरी जनसंख्या का भार के रूप में उपयोग करके की जाती है, ये कथन भी आपका गलत है। क्योंकि देखिए, इसमें भार के रूप में शहरों की आबादी का उपयोग करके संपूर्ण भारत के 50 शहरों के लिए एक समग्र सूचकांक की गणना की जाती है। तो यहां पर पहला केवल सही है, दूसरा तीसरा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 पे आधारित प्रश्नों को देखें। चैप्टर नंबर 6 का शीर्षक है सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट बिग टेंट। व्यापक व्यवस्था को इंग्लिश में कहा जाता है बिग टेंट। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मानव विकास मापदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए। पहला, 2020-21 और 2021-22 के बीच मानव विकास में वैश्विक गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक गिरावट दर्ज की गई। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार 90% देशों ने 2020-21 और 2021-22 के बीच अपने मानव विकास सूचकांक एचडीआई में गिरावट दर्ज की है। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, यूएनडीपी के बहुआयामी निर्धारण सूचकांक के अनुसार भारत में 25% से अधिक आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। नहीं, 25% नहीं है, 25% नहीं है, ये कितना है, 16.4% है, 16.4% है। तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा, यूएनडीपी के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 15% से अधिक भारतीय आबादी बहुआयामी गरीबी के प्रति सुबोध या संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत है। तो ये 15% से अधिक कितनी है, 18.7%। तो ये वाला सही हो गया। पहला तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2020-21 में रोजगार की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, दो कथन है। पहला, 2019-20 की तुलना में 2020-21 में स्वनियोजित श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई थी। सही है, क्योंकि देखिए 2019-20 में ये 54% थे, 54%, और वहीं 2020-21 में कितने थे, 56% थे। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए श्रम बल भागीदारी दर एलएफपीआर में सुधार हुआ है, ये कथन सही है। दो के दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, रोजगार के मांग पक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही, देखिए, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के समय के साथ लगातार ऊर्ध्वगामी रुख बनाए रखा है। संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार ने समय के साथ जो है लगातार ऊर्ध्वगामी रुख बनाए रखा है। तो ये कथन आपका सही है, क्योंकि संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। दूसरा, परिधान क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है, नहीं। रोजगार की हिस्सेदारी के मामले में खाद्य उत्पाद उद्योग, जिसका परसेंटेज 11.1% है, सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। इसके बाद परिधान आता है, दूसरे नंबर पर परिधान आता है 7.6%, और तीसरे नंबर पर आधारभूत धातु आते हैं 7.3% का स्थान आता है। तो
पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, महाराष्ट्र में कारखानों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक थी, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए राज्यवार तमिलनाडु में कारखानों में नियोजित लोगों की संख्या सबसे अधिक थी, उसके बाद गुजरात और फिर महाराष्ट्र का नाम आता है, नंबर आता है तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला ही कथन सही है, पहला कथन सही है, बाकी दो गलत हैं। तो ए ऑप्शन अगला है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना एनसीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा इसमें सही है। इसे रोजगार और करियर संबंधी सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, ये सही है। इसने डीजी सक्षम कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी की है, ये भी आपका सही है। तीसरा, इसमें एक इंटरनेशनल जॉब मॉड्यूल है जो विदेशों में रोजगार की तलाश को आसान बनाता है। देखिए अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मॉड्यूल जोड़ा गया है, यह विदेशों में नौकरी खोजना आसान बनाता है और कंपनियों को भारतीय कौशल का उपयोग करने में मदद करता है, इसलिए तीसरा वाला कथन भी आपका सही है। तो देखिए तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वयं सहायता समूहों, स्वयं सहायता समूहों और उनसे संबंधित राज्यों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देखिए किस राज्य से संबंधित ये बताना है। पत्रकार दीदी झारखंड, सही है, महामारी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु। दूसरा, प्रेरणा कैंटीन, ये देखिए पंजाब का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा कैंटीन जो है ये सामुदायिक रसोई के संचालन हेतु है, तो दूसरा गलत है। आजीविका फॉर्म फ्रेश, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये आपका झारखंड से संबंधित है। झारखंड में सब्जियों के लिए आजीविका फॉर्म फ्रेश ऑनलाइन बिक्री एवं वितरण, ये कृषि आजीविका के समर्थन हेतु है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला ही सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अब चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य का सामना करने की तैयारी, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट प्रिपेयरिंग टू फेस द फ्यूचर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मिशन 2018 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना एनएपीसीसी के भाग हैं। तो तीन दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए इसमें सतत मैंग्रोव पर राष्ट्रीय मिशन इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय जल मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, या जिसे कहते हैं इंग्लिश में नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये दोनों शामिल हैं। तो 2 और 3, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो 8 हैं, 8 कौन कौन से, देखिए राष्ट्रीय सौर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी या उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय संधारणीय पर्यावास मिशन, चौथा है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, पांचवा राष्ट्रीय जल मिशन, छठा है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, और सातवां हिमालयी परितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, और आठवां राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन। ये 8 इसमें शामिल है। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने पेरिस समझौते के तहत अनुच्छेद 4 के अनुरूप अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को अपडेट किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भारत के अधिकृत या एनडीसी के हिस्से हैं, मतलब अपडेटेड एनडीसी के हिस्से हैं। तो देखिए पहला, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति की संस्थापित क्षमता हासिल करना, ये सही है। दूसरा, 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक जीडीपी के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करना, ये भी सही है। 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से 5 से 10 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना, ये गलत है। 5 से 10 नहीं, 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। तो पहला दूसरा सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वनों और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के वनों में सर्वाधिक कार्बन भंडार विद्यमान है। तो कहां पर विद्यमान है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम है, 1023.84 मिलियन टन। दूसरे नंबर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से परिकल्पित परिणाम कौन से हैं। तो पहला, प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT अर्थात मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को हासिल करना, ये कथन सही है। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 500 गीगावाट की वृद्धि करना, यानी 500 गीगावाट की नहीं 125 गीगावाट की वृद्धि करना, और वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 200 MMT की कमी करना, 200 MMT की नहीं 50 MMT की कमी करना।
तो पहला सही, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत में हरित वित्त भारत में हरित वित्त और सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संगठन ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR के तहत एक नई संधारणीयता रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को जारी किया है? किसने जारी किया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है, इसका शीर्षक है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक, इंग्लिश में एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो इसमें जो पहला प्रश्न जो है आपका जैविक कृषि से संबंधित है। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया में जैविक किसानों की संख्या सबसे अधिक कहां पे है? भारत में है। यह कथन आपका सही है। यह संख्या लगभग 44.3 लाख है। 44.3 लाख है। यह विश्व में सर्वाधिक है। दूसरा, 2021-22 तक भारत में 10 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जैविक कृषि के तहत लाया गया था। नहीं, 10 मिलियन नहीं है, ये 59.1 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, इसको जैविक कृषि के अंतर्गत लाया गया था। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। तो यहां पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पीएम किसान योजना, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देखिए, यह किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है इसके तहत। सही है। दूसरा, कृषि अवसंरचना कोष AIF, या फसल कटाई के बाद के प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण का वित्त पोषण करता है। यह भी सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधार पर लागू की गई है। ठीक है, कृषक नामांकन के संदर्भ में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है और प्राप्त प्रीमियम के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, यह योजना क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर लागू की गई है। तो यहाँ पर तीन के तीनों सुमेलित हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारतीय कृषि क्षेत्रक के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मद में भारत उत्पादन की दिशा में विश्व में शीर्ष स्थान पर है? दूध के मामले में फर्स्ट है, मांस के उत्पादन में जो है 8वें नंबर पे है, अंडा उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पर केवल 1, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। पिछले 5 वर्षों में यह लगभग 15% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। नहीं, 15% नहीं, 8.3% की 8.3% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, 2021-22 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का लगभग 20% था। लगभग 20% था। तो नहीं, ये सही नहीं है। भारत के कुल निर्यात का लगभग ये 10.9% था। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा, नवीनतम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2019-22 के अनुसार पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में 10% से अधिक व्यक्ति खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ये कितने हैं? 10% से अधिक कितना है? 12.2%। तो ये तीसरा वाला सही है, पहला दूसरा गलत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार केवल रबी और व्यावसायिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती नहीं। सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से सभी 22 खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कम से कम 50% की वृद्धि की है। तो ये खरीफ के लिए भी प्रदान करती है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि ऋण सुविधा मत्स्य पालन और पशुपालन में संलग्न किसानों द्वारा नहीं ली जा सकती। ये कथन भी गलत है, क्योंकि 2018-19 में भारत सरकार ने मत्स्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सुविधा देने का निर्णय लिया है। तो ये दोनों कथन सही है, गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है कब चालू की गई थी? 1998 में। ये याद रखिए, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 जिसका शीर्षक है उद्योग स्थायी विकास, इंडस्ट्री स्टडी रिकवरी। तो इसमें देखिए, पहला इसमें है
तीन कथन दिए गए हैं। भारत में एफडीआई नीति सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर तीन चीज़ें दी गई हैं। पहला, कोयले की बिक्री और कोयला खनन गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। ये कथन आपका पूरी तरीके से सही है। पहला कथन सही है। दूसरा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिकी को अपलोड या स्ट्रीम करने हेतु सरकारी मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। नहीं, 100% नहीं है, 26% है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्तियों में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, मूल्य के हिसाब से, यहां पर देखेंगे, एक सेकंड, मूल्य के हिसाब से फार्मा उत्पादों के उत्पादन के मामले में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। नहीं, मूल्य के हिसाब से 14वां स्थान है। ठीक है, मात्रा के आधार पर औसत उत्पादों के उत्पादन में भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है, जबकि मूल्य के हिसाब से औसत उत्पादों के उत्पादन में 14वें स्थान पर है। ठीक है, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, वैश्विक स्तर पर मात्रा के हिसाब से जेनेरिक दवाओं में भारत की हिस्सेदारी 20% रही है। ये कथन सही है। देखिए, भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। मात्रा के हिसाब से वैश्विक आपूर्ति में इसकी हिस्सेदारी लगभग 20% रही है। तो ये कथन सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में फ्लिपिंग शब्द संदर्भित करता है किसे? यह किसी भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को किसी विदेशी कंपनी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। देखिए, फ्लिपिंग वस्तुतः गतिशील अनिश्चित भू राजनीतिक दुनिया में अल्पकालिक लाभ के लिए स्टार्टअप्स को देश के बाहर ले जाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। देखिए, इसको आप उदाहरण समझें। फ्लिपिंग के तहत किसी भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को किसी विदेशी संस्था को स्थानांतरित किया जाता है। इसके तहत भारतीय कंपनी द्वारा सभी आईपी एवं अपने स्वामित्व वाले सभी डेटा का हस्तांतरण किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने और तीव्र करने की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, इसका उद्देश्य बाजार, ऋण व औद्योगिक प्रौद्योगिकी उन्नयन, एक सेकेंड, हाँ, प्रौद्योगिकी उन्नयन तक एमएसएमई की पहुंच में सुधार करना और विलंबित भुगतानों का समाधान करना है। तो ये कथन आपका सही है। ये कथन जो है सही है। दूसरा, यह विश्व बैंक समर्थित योजना है। ये भी आपका कथन सही हो जाता है। तो देखिए, इसका जो पूरा नाम है, सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में एमएसएमई के प्रदर्शन में बेहतरी और तेजी के लिए रैंप योजना, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं रेजिंग एंड एक्सलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम, और शॉर्ट में से रैंप कहते हैं, RAMP, रैंप योजना की शुरुआत की है। इसी के बारे में यहाँ बात की गई है। ये सही है। और यह विश्व बैंक समर्थित योजना है। इसे 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंगल विंडो शिकायत निवारण पोर्टल चैंपियंस किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो अब चलते हैं 10वें चैप्टर पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो 10वां चैप्टर है आपका सेवाएं शक्ति का स्रोत, सर्विसेज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है आपका 2021 में भारत शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में से एक रहा। ये सही है। 2021 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% थी। ये कथन सही नहीं है। देखिए, भारत जो है 2021 में शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में से एक रहा है। वैश्विक स्तर पर वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2015 के 3% से बढ़कर के 2021 में 4% हो गई, 10% नहीं। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में नियो बैंक क्या है? तो देखिए, नियो बैंक क्या है? इनका संचालन पूरी तरह से ऑनलाइन होता है, जिसमें ऑफलाइन परिवेश में कार्यालय स्थल के अलावा इनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न चलते हैं। भुगतान संग्राहक फ्रेमवर्क, जिसे इंग्लिश में अकाउंट एग्रीगेटर भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। भुगतान संग्राहक या अकाउंट एग्रीगेटर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं। सही है। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। ये भी सही है। देखिए,
अकाउंट एग्रीगेटर या भुगतान संग्राहक एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां है। इसका व्यवसाय ग्राहक से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त करना या एकत्र करना होता है। इसने वित्तीय सेवाओं को प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है। दूसरा जो कथन है, आरबीआई द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर या भुगतान संग्राहक को विनियमित करने के लिए मास्टर निर्देश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर रिजर्व बैंक निर्देश 2016 जारी किए थे। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। अगला है, भारत में ई गवर्नेंस। भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में हाल ही में डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्विजिशन डीडीई को किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसे नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, इसकी मदद से ही 2020 में डिजिटल दस्तावेज निष्पादन डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सक्यूशन डीडीई प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया था। ये जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है, एनईएसएल, यह एक सूचना संबंधी सेवा है जो आईबीसी 2016 के तत्वाधान में भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड के साथ पंजीकृत तथा विनियमित है। एनईएसएल डीडीई प्लेटफॉर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? दस्तावेज या अनुबंध के निष्पादन के सभी चरणों को डिजिटाइज करना है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 11 देखते हैं। चैप्टर नंबर 11, इसका शीर्षक है वैदेशिक क्षेत्र सतर्क और आशावान, एक्सटर्नल सेक्टर वॉचफुल एंड होपफुल। इसमें पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को भारत के लिए उच्चतम से निम्नतम एफडीआई स्रोत या स्रोतों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, मॉरिशस का जो परसेंटेज है एफडीआई के रूप में निवेश करने का, वो कितना है? 12% है। संयुक्त अरब अमीरात का कितना है? 11% है। सिंगापुर का कितना है? 37% है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना है? 10% है। तो सबसे अधिक किसका हुआ? सिंगापुर का, फिर मॉरिशस, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका क्या हो जाएगा? 3124 अर्थात सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का प्रमुख निर्यात गंतव्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला, भारत के बाह्य ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, पहला, अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्धित ऋण 50% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा घटक है। ये कथन आपका सही है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, एक सेकंड यहां पर देखते हैं। देखिए, भारत के बाह्य ऋण की प्रमुख हिस्सेदारी जो है अमेरिकी डॉलर की है। कितना है ये? 55.5% है। इसके बाद भारतीय रुपये आता है, 30.2% का स्थान आता है। ठीक है। तो पहला कथन गलत, सही है। पिछले एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बाह्य ऋण 19.2% से बढ़कर के 20.3% हो गया। ये कथन उल्टा लिखा गया है। देखिए, जीडीपी के अनुपात के रूप में बाह्य ऋण एक वर्ष पहले के 20.3% से गिर करके सितंबर 2022 के अंत में 19.2% हो गया है। तो यहां पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभु ऋण या सॉवरेन डेप्ट जो है, सॉवरेन डेप्ट, वह ऋण है जिसे किसी देश ने अपने विदेशी और घरेलू दोनों ऋणदाताओं से लिया होता है। तो ये कथन आपका सही है। पिछले एक वर्ष में भारत का संप्रभु बाह्य ऋण घट करके 10% के स्तर पर आ गया है। तो ये देखिए, यह जो है 124.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक वर्ष पहले के स्तर से 5.7% कम है। तो पहला कथन सही, दूसरा वाला गलत है। तो ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये आपका मुक्त व्यापार समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। ये व्यापार और निवेश में अपनी क्षमताओं का लाभ उठाने हेतु किसी देश के लिए उपलब्ध आर्थिक साधन है। मुक्त व्यापार समझौते सही है। भारत ने अब तक 20 से अधिक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। नहीं, भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते और 6 अधिमान्य व्यापार समझौते किए हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत हो जाता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। देखिए, भारत ने अप्रैल सितंबर 2022 की अवधि के लिए एक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के 5% से अधिक का चालू खाता घाटा दर्ज किया है। नहीं, ये कितना है? 5% से अधिक नहीं है,
ये 3.3% का है चालू खाता घाटा। ठीक है, तो ये कथन गलत होगा। दूसरा, मुख्य रूप से निम्न स्तरीय कंप्यूटर और व्यवसाय सेवाओं की प्राप्तियों के कारण निवल सेवा प्राप्तियों में कमी आई है। ये कथन गलत। देखिए, मुख्य रूप से कंप्यूटर शुद्ध सेवा प्राप्तियों में मुख्य रूप से कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाओं में अत्यधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि हुई है, तो ये कथन है। तो पहला सही है, नहीं पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका शीर्षक है मौद्रिक और डिजिटल आधारभूत संरचना संभावित विकास को प्रोत्साहन। इंग्लिश में कहें तो फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ। इसमें पहला प्रश्न जो है, इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में अनिवासी भारतीयों द्वारा वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह कथन आपका गलत है। देखिए, ये जो है यह राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न मंत्रालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के साथ लाने का अवसर प्रदान करता है, इससे संबंधित है। इसका संचालन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। यह भी कथन आपका गलत है। ये जो है राष्ट्रीय अवसंरचना जो पाइपलाइन है उसके तहत इसको प्रारंभ किया गया है। तो यहां पर आपका दो के दोनों कथन गलत हैं, तो डी ऑप्शन। अगला है लॉजिस्टिक ईच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स जो है लीड्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। यह लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत कार्य प्रणाली पर आधारित है, सही है। देखिए, यह विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक पद्धति पर आधारित है। दूसरा, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता नहीं, इसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसमें वर्गीकरण आधारित ग्रेडिंग प्रणाली अपनाया गया है। तो यहां पर पहला कथन तो सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किन से संबंधित परियोजनाओं को गतिशील फ्रेमवर्क के साथ संरेखित किया जाएगा। देखिए, इसमें कुल 7 पिलर्स हैं या 7 इंजन हैं इसके। कौन कौन से? सड़क, रेलवे, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना, बंदरगाह हो गया, बंदरगाह और आपका जन परिवहन हो गया। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन हो गया, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और हवाई अड्डे, ये हो गए। तो 7 तो देखिए, 5 ये हैं, इसके अतिरिक्त हवाई अड्डे जोड़ दीजिए इसमें, और आप जो है इसमें बंदरगाह जोड़ दीजिए, तो पूरे 7 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 डी ऑप्शन। अगला, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों को भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी के बढ़ते क्रम में जो है वो व्यवस्थित कीजिए। देखिए, तापीय ऊर्जा का परसेंटेज कितना है? 59.1% है। नवीकरणीय ऊर्जा का 27.5% है। पनबिजली का 11.7% है। तो आपका 1 2 3 अर्थात बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत में नहीं, भारत में नहीं है, ये चौथे नंबर का है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, मात्रा के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्गो का केवल 20% हिस्सा ही बंदरगाहों के माध्यम से संचालित होता है, ये कथन आपका गलत। देखिए, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से संचालित किया जाता है। यह मात्रा के हिसाब से कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्गो का लगभग 90% और मूल्य के हिसाब से 79.9% होता है। तो दो के दोनों कथन यहां पर गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हमने पूरे आर्थिक समीक्षा 2022-23 को प्रश्नों के माध्यम से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।